अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो गई है तो बताएं ताकि हम स्टार्ट करें आज का। जी मैम, शेयर हो गई है। ओके, आज हम जेंडर स्टडीज कर रहे हैं जनाब, और जेंडर स्टडीज का टॉपिक है 7th चैप्टर आपका, जो मैं जिसको हम बेस मान के चल रहे हैं, यानी कि ज़हूर इलाही का जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दिया है उसके हिसाब से हम जो बेस मान रहे हैं उसका चैप्टर नंबर है ये 7। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करने शुरू किए हैं। तो उनमें जो कुछ टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक आज हमने कवर किया है एक, और फिर इसके बाद जो कोटा का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर हम नेक्स्ट क्लास में कोटा वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो जनरली जो खवातीन को जो मसाइल होते हैं गवर्नमेंट के लिहाज से, एज ए वोटर के, एज ए कैंडिडेट के, जो जिन मसाइल से वो गुजरती हैं उन मसाइल का तस्करा हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस किस्म के सवालात आपके पेपर में आते रहे हैं, ये बात नोट कीजिएगा सीएसएस के पेपर में, तो फिर हमने उसके आंसर्स तलाश करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे सफराजिस्ट मूवमेंट के हवाले से, या सफरागिस्ट मूवमेंट जिसे कहा जाता है, इसके हवाले से हम तलाश करते हैं इसका हल या इसका आंसर आप कह लें। ड्यूरिंग द colonial times the right to vote was limited to adult males, यानी जो वोट देने का हक था जब कॉलोनियल टाइम्स जैसे जो ताकतें मुसल्लत थी उसके दौरान सिर्फ मर्दों को ये हक हासिल था कि मर्द जो हैं वो वोट दे सके, यानी औरतों को ये हक ही हासिल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि औरतों को ये हक ही हासिल नहीं था कि वो वोट दे सकें। Many people thought property owners had the strongest interest in good government. बहुत सारे लोग ये ख्याल करते थे कि प्रॉपर्टी ओनर क्योंकि मर्द होता है तो लिहाजा हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेस्ट इन गुड गवर्नमेंट, तो फिर उसका जो गुड गवर्नमेंट होगी उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होगा। तो वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिक अपील्स फॉर वुमेन्स सफरेज केम इनटू 1848। ये बात, ये सन याद रखिएगा कि सबसे पहले जो वोट के हक के लिए जो अपील की गई है औरतों के लिए कि उनको शहरियत में बराबर का दर्जा दिया जाए, यानी इसका मकसद क्या हुआ कि शहरियत में औरतों को बराबर का हक ही नहीं दिया जाता था। शहरी जो है वो सब शहरी रह रहे हैं। अब एक कोई भी जो मुल्क आजाद हुआ है कॉलोनियल पावर से, या कॉलोनियल पावर भी अगर उसके ऊपर अभी मुसल्लत है तो भी ड्यूरिंग लिखा हुआ है ना, तो भी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहां रह रहे हैं लोग उसमें औरतें मर्द जो शामिल है, तो उसमें औरतें जो है उनको ये हक ही हासिल नहीं है शहरियत का। अब जो शहरी काउंट होंगे वो मर्द ही काउंट होंगे, तो जब शहरी मर्द काउंट हो गए तो फिर वोट का हक किसके पास चला गया? मर्दों के पास, यानी औरतों के पास हक ही नहीं है वोट देने का। अब जब औरतों के पास हक ही नहीं है तो फिर उन्होंने जो है ये अपनी सफरेज जो मूवमेंट है ये चलाई 1848 में। और फिर क्या हुआ कि टू रिफॉर्मर्स, दो रिफॉर्मर्स के इसमें नाम है, ल्यूक्रेशिया मॉट और एलिजाबेथ कैटी स्टैनन, adopted a declaration of sentiments modeled on declaration of independence of 1776. The 1776 document declared that all men are created equal. अच्छा, 76 में जो डॉक्यूमेंट निकला उसमें मर्दों के लिए ये बात कही गई कि मर्दों में, क्योंकि उस वक्त जो है पावर का और गुलाम का ये कॉन्सेप्ट मौजूद था, तो इस वजह से जो है ये जुमला लिखा गया उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर हुआ कि तमाम मर्द बराबर हैं, यानी मर्दों को ही ये समझा जाता था कि ये कोई जिन्स है, यानी ये कोई जो है कहना चाहिए ह्यूमन बीइंग है और इनको शहरियत का हक हासिल है, और इनकी जिन्स को यानी मर्दों की जिन्स को यानी जो है वो शहरियत का हक हासिल है, और इस वजह से जो है इन्हें वोट का हक, यानी ये सब बराबर है, इनमें कोई जो है वो बर्तर नहीं है और इनमें कोई जो है वो कमतर नहीं है। तो औरतों को इसमें कंसीडर ही नहीं किया जा रहा था उस वक्त, तो क्योंकि मर्दों को भी बिल्कुल नौकर और गुलाम जो उस वक्त कॉलोनियल टाइम्स में थे ना, एक कुछ मर्द होते थे जो बहुत ही अमीर होते थे, जो हुक्मरान होते थे, हुकूमत कर रहे होते थे उनके ऊपर, और कुछ जो थे वो बिल्कुल गुलाम और बिल्कुल इस तरह की जिंदगी गुजार रहे होते थे। तो फिर पहला मुतालबा जो उसके अंदर आया 1776 के डॉक्यूमेंट में जो डिक्लेयर किया वो ये डिक्लेयर हुआ कि सारे मर्द जो हैं वो बराबर हैं। और फिर 1848 में जब ये लोगों ने खवातीन ने आवाज अपनी उठानी शुरू की कि भाई औरतों को भी शहरियत का हक हासिल होना चाहिए,
तो फिर जो ये डिक्लेरेशन था उसमें क्या आया कि ऑल मैन एंड वुमेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम मर्द भी और औरतें उनको बराबर अल्लाह ताला यानी जिसने भी बनाया है, जिस जो जो उनका बिलीफ थे तो उनके हिसाब से कि क्रिएटेड इक्वल, कि इनको बराबर से बनाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 1869 सफरेजिस्ट फॉर्म्ड टू नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क फॉर द वोट। ठीक है, 1869 में टू नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, यानी दो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो वोट के लिए काम कर रही थी। इनमें दो जो कौन सी थी ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल विमेन्स सफरेज एसोसिएशन थी, और इनके व्यूज जो थे वो रेडिकल व्यूज थे। आपने पढ़ा था जब शुरू में हम थेरीज पढ़े थे तो उसमें आपको पता चला था कि 3-4 किस्म की थेरीज, 5 किस्म की थेरीज थी जिनको जो हमने आपको बताई। उसमें लिबरल भी थे, रेडिकल भी थे, और फिर कौन से थे, मार्क्सिस्ट व्यू रखने वाले भी थे। फेमिनिज्म जो आया, जो वेव्स आई, और उसके बाद जो थे वो सोशलिस्ट भी थे, और इस तरह के जो थे वो लोग सामने आए। तो रेडिकल से ताल्लुक रखने वाले जो व्यूज थे, रेडिकल व्यूज क्या थे, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस बात पे जोर देते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो तब्दीली लाई जाए, अमेंडमेंट की जाए, टू गिव वुमेन टू द राइट टू वोट। ये चीजें बार बार आपको रिपीट कराई जाती हैं कि रेडिकल वाले क्या कर रहे थे, क्या उनके व्यूज थे। तो रेडिकल वालों के व्यूज ये थे, याद रखिएगा कि वो चाहते, वो अपनी बात मनवाना चाहती थी कि भाई अदालतों में जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है खवातीन को वो हक दिया जाए जो खवातीन का हक है। और इसी तरह से अमेरिका वुमेन सफरेज एसोसिएशन दूसरी एसोसिएशन बनी। कंजर्वेटिव व्यूज, कंजर्वेटिव से बिलोंग करने वालों के जो व्यूज थे वो क्या थे, टू परसुएड इंडिविजुअल स्टेट्स टू गिव वुमेन टू द राइट टू वोट। ठीक है, कि इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वहां के ऊपर खवातीन को जो है वो हक राय दही, यानी अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए। ठीक है, वोट का हक होना चाहिए उनके पास, देने का, अपना वोट इस्तेमाल करने का, यानी उन्हें शहरियत की हैसियत हासिल हो जाए। जब कोई शहरी होगा तो फिर वो वोट देगा ना, तो इसका मतलब है कि उन्हें सिटीजनशिप ही हासिल नहीं थी, यानी उन्हें शहरियत का हक हासिल नहीं था। वोट देने का मतलब क्या होता है, शहरियत के हुकूक हासिल होने। जब कोई शहरी होगा कहीं का तो फिर वो वोट देगा, अपना वोट इस्तेमाल करेगा। जी हाँ, हम ये स्लाइड जो है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। अभी पिछली भी जो है वो भी करूंगी इंशाल्लाह, जो ये आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास हुई थी, और ये वाली भी इंशाल्लाह करेंगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है। मैं किसी दिन एक साथ बैठ के फिर आपकी शेयर करती हूँ। आपको पता है वीक में जो मुझे फ्री दिन मिलता है, ये जब मेरे पास टाइम फ्री होता है तो वो इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड हो ही जाती है, ज्यादा देर नहीं होती है, विद इन अभी आपके पास ये चीजें पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इन दिसंबर 1869 में आपको पता चला कि वुमेन के जो वोट हैं इन द टेरिटरी ऑफ वॉयमिंग, वॉयमिंग का इलाका था जहां के ऊपर इन्होंने जीत लिया क्या, अपना हक राय दही का इजहार करना। 1869 में ऐसा हुआ कि ये लोग जीत गए, यानी इस पोजीशन पे पहुंच गए। ये दोनों मैंने आपको बताई कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन से याद रखिएगा कौन कौन सी। नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन बनी थी पहले, दूसरी थी अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन। यानी सफरेज का मतलब होता है जिसमें वोट की डिमांड की जा रही हो। ठीक है, वोट की डिमांड से सफरेज, वोट की डिमांड की जा रही है जिसमें। तो the 19th amendment was first introduced in Congress in 1878, failed for the next 40 years consecutively. अच्छा, 19वीं तरमीम जो की गई कांग्रेस में 1878 में, वो अगले 40 साल तक जो है वो फेल्ड हो गई। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, अगस्त 1920 में क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स रेटिफाइड द 19th अमेंडमेंट, कि उस वक्त जो स्टेट्स थी उन्होंने रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई का मतलब होता है कोई पुरानी चीज जिसको अभी तक जो था वो ऑथोराइज नहीं किया गया था, या उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, अप्रूव जिसे कहते हैं, कि अप्रूव नहीं किया गया था लागू होने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए, उसका उस पर दस्तखत नहीं हुए थे, वो उस चीज को उन्होंने जो पीछे गुजर चुकी होती है अगर उसको हम अप्रूव कर दें तो फिर उसको कहते हैं रेटिफाई। और जो आगे आने वाले दिनों में जो चीज अप्रूव की जाए यानी की जाएगी या उसके ऑर्डर्स दिए जाएंगे उसको कहते हैं अप्रूव। ठीक है, तो वो अप्रूव को ही, जो पिछले दिनों में जो चीज चल रही थी और किसी ने लागू कर दी थी, या एक सिलसिला था जो 19 अमेंडमेंट के तौर पे सामने आया लेकिन रेटिफाई नहीं हो सका था, तो वो 1920 में रेटिफाई हुआ, यानी उसको सही मान लिया गया। और उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था
कि द राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू वोट शैल बी डिनाइड और ऑब्राइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स और बाय एनी स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। ठीक है, सेक्स की बुनियाद पे किसी को भी यानी जो है वो वोट देने के हक से महरूम नहीं किया जाएगा। ये समझ लीजिए, इसका ये मतलब हुआ कि यानी अगर कोई औरत है तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि वो वोट नहीं दे सकती, या अगर मर्द है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये क्योंकि मर्द है लिहाजा ये वोट दे सकता है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है ये चीज जो है ये रेटिफाई की गई। ठीक है, कब की गई? 1920 में किया गया इसको। 19वीं तरमीम आ चुकी थी लेकिन फेल हो रही थी 40 साल से। 1920 में जब आए तो फिर उसको रेटिफाई कर दिया किसी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज वोटर्स। अब जो वुमेन जो थी, अब इनके इश्यूज आप देख लीजिए एज ए वोटर्स के, यानी अभी वो कैंडिडेट नहीं बनी है, अभी वो वोटर है। अभी तो वो सिर्फ अपना ये हक मांग रहे थे अभी तक ये लोग कि भाई हमें वोट देने का तो हक दे दो, कम से कम हम अपने पसंद के लोगों को तो ला सकें। तो ये चीज थी। तो जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज वोटर्स, वोटर्स के लिहाज से क्या इश्यूज उनको पेश आए। अमेरिकन वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट सुजैन बी एंथनी articulates this issue as there never will be complete equality until women themselves help to make laws and elect lawmakers। ठीक है, उनका ख्याल ये था, किसका? सुजैन बी एंथनी का ख्याल ये था कि ये उस वक्त तक नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा, इस इश्यू को कैसे जाहिर किया कि उस वक्त तक बराबरी औरतों को नहीं मिलेगी जब तक के वो खुद कानून बनाने के काबिल नहीं हो जाए, या फिर कम से कम अपने लिए कानून बनाने के लिए लॉ मेकर्स जो हैं उनको इलेक्ट ना कर लें। इलेक्ट यानी उनको, जब वो वोट का हक उन्हें हासिल होगा तो वो इलेक्ट कर सकेंगी ना अपने लिए, तो वो इलेक्ट करें ताकि उनके लिए उनके हकूक का ख्याल रखा जाए, उनके लिए कवानीन इस तरह के बनाए जाए जिसमें औरतों के हकूक की हिफाजत हो सके। तो ये बात कही सुजैन बी एंथनी ने कि भाई उस वक्त तक औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा जब तक वो इस तरह के काम नहीं करेंगी, यानी कि वोटर्स का इलेक्ट होने का, जो इलेक्ट करने का, जो लॉ मेकर्स को इलेक्ट करने का हक है वो उन्हें नहीं मिलेगा, या फिर वो खुद लॉ बनाने के लिए पहुंच जाए उन जगहों के ऊपर, और ये तमाम चीजें जो है आगे बढ़े खवातीन इस सिलसिले में। तो मेजर ऑब्स्टिकल्स इन वुमेन्स रजिस्ट्रेशन एज वोटर्स। अब जो वोटर्स के एज ए वोटर के जो ऑब्स्टिकल उनको फेस करने पड़े, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस आई जिनसे उन्हें निपटना पड़ा। पहली थी स्ट्रक्चर ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स मौजूद थे जिसकी वजह से उन्हें अब एज अ वोटर के आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट थे, कुछ ऐसी जो है माशरती हमारे यहाँ चीजें मौजूद थी, पनप चुकी थी माशरे में, जिसकी वजह से जो है वो मुखल हो रही थी या वो रुकावट बन रही थी एज अ वोटर औरत को आगे बढ़ने के लिए। कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स थे, यानी कल्चरल आपको पता है कि हर जगह का कल्चर अलग होता है, तो उस कल्चर के लिहाज से, माशरे के लिहाज से, सियासत के लिहाज से जो है वो मसाइल सामने आ रहे थे, रुकावटें सामने आ रही थी जिसकी वजह से औरतों को अपना हक इरादही इस्तेमाल करने में मुश्किल हो रही थी। स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स में देख लेते हैं क्या क्या चीजें सामने आई। जब स्ट्रक्चरल के लिहाज से देखा कि भाई क्या क्या रुकावटें हैं, तो पता चला कि लैक ऑफ नेसेसरी और एनी डॉक्यूमेंटेशन, यानी उनके पास कागजात ही मौजूद नहीं थे, ये यानी या जो जरूरी होते हैं, या फिर किसी भी किस्म के जो जरूरी नहीं ये डॉक्यूमेंटेशन होती करवाई जाती है औरतों की, तो वो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी उनके पास। आइडेंटिफिकेशन एंड द वेल, अब पर्दा भी उन्हें रखना था और जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बाज और जो लोग हैं वो जो है वो तस्वीर खिंचवाना मसलन अच्छा नहीं समझते, और आपको पता है कि आजकल जिस तरह नादरा में जो है कि वो पिक्चर लाजमी होनी चाहिए खवातीन की, या फिर इस तरह की अगर चीज अगर वो कर दी जाए तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी औरतों को नहीं सामने लाना चाहते, या इस तरह से होता है। तो अगर इस तरह की कोई शर्त लगा दी जाए, मसलन मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ ये इस चीज को ये चीज आड़े आई वहां के ऊपर प्रॉब्लम्स हो। अच्छा, पासिव सिस्टम्स, यानी जो सिस्टम काम कर रहे थे उस वक्त उनमें जो रुकावटें दरपेश थी वो रुकावटें सामने आई। रिमोट लोकेशंस एंड लिमिटेड आवर्स, अब जो देहाती इलाके थे, जो दूर दराज के इलाके थे, वहां के ऊपर जो थे, और फिर जो काम करने के औकात कार थे उसमें भी प्रॉब्लम सामने आई जब तक लोग वहां पहुंचते थे, और फिर वो
बंद हो जाता था, यानी वो इदारा ही बंद होने का उसका टाइम हो जाता था, या फिर वो बात पूरी नहीं हो पाती थी, तो इसका भी शिकार हुए। तो स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स तो ये सारी इस किस्म की चीजें, यानी कागज ही नहीं है आपके पास, या फिर पर्दा आड़े आ रहा है, या फिर ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि उसमें औरत को जो है वो एंट्री की इजाजत नहीं होगी, या फिर क्या कि देहाती इलाके वहां पे लोग पहुंच भी जाएं किसी तरह लेके अपनी औरतों को सब कुछ करके, तो फिर वो इदारा बंद होने का टाइम हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जो थी वो सामने आई। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉब्लम जो सामने आई हमें, सोशो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट, यानी कि माशरती जो चीजें थी वो क्या क्या थी? लैक ऑफ एजुकेशन एंड हाई रेट ऑफ इलिटरेसी। जहालत बहुत ज्यादा थी, जहालत का मयार जो था वो बहुत ज्यादा था, यानी जिसे कहना चाहिए कि एजुकेशन की कमी थी, यानी पढ़ना लिखना जो था औरत के लिए वो बुरा समझा जाता था, उसको इतनी पसीराई हासिल नहीं थी। So women ignore the importance of exercise of their right to vote as they are mainly absorbed by their domestic tasks, family duties and income earning activities. ठीक है, अब women जो थी उनको इग्नोर किया जा रहा था, उनकी अहमियत जो थी, importance of exercise of their right to vote, ठीक है, अपने हक के लिए जो अहमियत थी वो उनको दी नहीं जा रही थी, as they are mainly absorbed, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जो दूसरी माशरती बुराइयां थी वो उन्हें इस तरह से निगल रही थी, जिस तरह ये समझ लें बाय द डोमेस्टिक टास्क, घरेलू कामकाज में इतनी बिजी हो गई वो कि फिर इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाई। फैमिली ड्यूटीज उनके ऊपर इतनी लाद दी गई, इतनी लगा दी गई कि फिर वो उन्हें इस चीज का होश ही नहीं रहा। इनकम अर्निंग्स जो थी एक्टिविटीज के, उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लें, उसमें उनका टाइम निकल जाता था कि वो इस तरफ सोच सके कि हम अपनी एजुकेशन बढ़ाएं, या हमें ये हुकूक हासिल होने चाहिए, या इस तरह की कोई चीज उनके दिलो दिमाग में आती, या उसके ऊपर वो कुछ काम करती। तो ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये वाली सामने आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। अब जो कल्चरल होता है, हर माशरा होता है उसके अंदर कल्चर होता है कोई ना कोई अपना बना हुआ, तो रिलीजियस कस्टम जो मजहबी रसूमात हैं उनके लिहाज से जो है वो भी एक तरह से रुकावट बनी उनके आगे बढ़ने में, क्योंकि मजहब को कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि मजहब का मकसद ये कि औरतों को बिल्कुल ही पीछे धकेल दिया जाए और उन्हें इस किस्म का। हालांकि मजहब में जो है मेरे ख्याल से कोई मजहब ऐसा नहीं जिसमें औरतों की तालीम और तरबियत को जो है वो बुरा समझा जाए। हमारा मजहब तो है ही नहीं, लेकिन और मजहब भी मेरे ख्याल से रोकते नहीं है औरत को तालीम हासिल करने के लिहाज से, लेकिन समझा ये गया, परसेप्शन ये लिया गया कि शायद मजहब जो है वो इस तरह कहता है कि औरत को बिल्कुल ही पसमानदा करके रखा जाए, या तो ये प्रॉब्लम पेश आई। कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिलीजियस लॉज, देखो यही बात जो मैंने अभी कही, ये इसको इस तरह करके कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन, यानी अपने तौर पे समझ लिया गया कि शायद मजहब ये कह रहा है कि औरत को जो है वो आगे नहीं बढ़ाना, या तालीम से उन्हें पीछे रखना है, या इस तरह की कोई चीज हो जाए। तो ट्रेडिशनल कल्चर नॉर्म्स, ठीक है, जो एक नाना दादा के जमाने से चली आ रही थी ट्रेडिशनल, के भाई कल्चर ही ऐसा बना हुआ है कि औरत को आगे बढ़ाना ही नहीं, मर्द ही आगे बढ़ेगा, मतलब वो ही कमा के लाएगा वो, और फिर इस वजह से ही उसको पढ़ना चाहिए या तालीम हासिल करनी चाहिए या अपने हुकूक का ख्याल होना चाहिए, तो औरत को होना ही नहीं चाहिए मसलन। तो इस तरह की चीजें भी चल रही थी। सोसाइटीज permeated with gender discrimination and gendered roles, ठीक है, सोसाइटी ने अपने किस्म से जो है वो जेंडर्ड रोल्स डिफाइन कर दिए थे कि भाई औरत का ये काम होता है, मर्द का ये काम होता है। औरत का काम है कि वो घर में बच्चे पाले, मतलब घर संभाले, ये करे। मर्द का काम है बाहर जाए, कमाए धमाए, ये करे। इस तरह के वो एक जेंडर रोल्स बड़े डिफाइन थे माशरे के अंदर कि मर्द है तो उसे क्या करना है, औरत है तो उसे क्या करना है। Both formal and informal pose some of the biggest obstacles to women's ability to participate in political life। यही वजह थी कि सियासी सरगर्मियों में औरतें हिस्सा नहीं ले सकी या रुकावटें आई। थ्रू रजिस्ट्रेशन एंड वोटिंग अमंग अदर एक्टिविटीज, इनके अंदर वोटिंग भी शामिल थी, या अपने आप को रजिस्टर कराना, ठीक है, वोटिंग के लिहाज से, और इसी किस्म की दूसरी एक्टिविटी। There are instances where women individually and collectively are prevented from exercising their right to vote by their families, ठीक है। अब जो था there are instances where women individually and collectively are prevented, यानी रोका जा रहा था। prevent का मतलब होता है रोकना, from existing their right to vote, जो एक्सरसाइजिंग, यानी कि अगर वो अपने वोट का जो एक्सरसाइज करती, हक राय दही का इस्तेमाल, उससे बुरा समझा जाता था, नहीं समझा जाता था, और जा रही है बाहर जाके वोट दे, अपने हक का इस्तेमाल करे, ये तमाम चीजें। देयर फैमिलीज, ट्राइब्स एंड clans and local and religious leaders sometimes by threats to their physical well-being, ठीक है। और ये भी देखा गया कि औरतों को कमजोर बना के रखना जो है, ये भी जो है नजर में आया, और आपने अखबार भी पढ़ा होगा, खबरें भी होंगी आपके पास, के बहुत से ट्राइबल एरियाज में ऐसा भी होता है
जहाँ अच्छी खासी बच्ची को ले जाते हैं और ले जाया जाता है, सब किया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा हो रहा है या नहीं, बहरहाल ये चीज कुछ जगहों पे न्यूज़पेपर में भी आई और सोशल मीडिया पे इसको कवर किया गया कि वहां के ऊपर जाके इस तरह से खवातीन का जो है आंख फोड़ दी जाती है या दांत तोड़ दिया जाता है या इस तरह कर दिया जाता है, ताकि उसको नकारा बना के या इस तरह करके या सुन करके रखा जाता है कि उसको वो शवास नहीं होगा कि उसके सामने क्या हो रहा है या क्या किया जा रहा है। तो ये इस तरह के रवैये भी इख्तियार किए जाते हैं। मतलब जब उसे सुन करके रखा जाएगा तो फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि मसलन खाने में कुछ मिला के दे दिया या इस तरह कर दिया कि अब वो जो है वो बिल्कुल अपने होश आवाज में या इस तरह से नहीं रह गई कि वो सही तौर पे जो है वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अदा कर सके, एक हेल्दी खातून के लिहाज से, एक हेल्दी माँ के लिहाज से। यानी अपने बच्चे को ही जब चाहे पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो जिस तरीके से पाल सकेगी या जिस तरीके से तवज्जो दे सकेगी घर में शौहर का या और लोगों का ख्याल रख सके, वो नहीं रख पाएगी। तो इस तरह से और फिर नकारा इसलिए बनाया जाता था, मसलन आंख फोड़ दी या दांत तोड़ दिए तो वो इसलिए कि दूसरे जो लोग आए अगर उनकी निगाह पड़े तो फिर वो जाहिर है ये समझा जाता था कि वो उसकी तरफ बुरी नजर से ना देखें या इस तरह के रवैये तो वो इख्तियार की जाते थे। तो बहरहाल ये थे, अब नहीं पता मुझे है एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इनमें कुछ चेंज आई या नहीं आई, बहरहाल ये चीज नजर में आई थी। ये न्यूज़पेपर्स में एक जमाने में बहुत ज्यादा इसका जो था रुझान वो देखने में सामने आया था कि ऐसा होता है खवातीन के साथ। तो ट्राइबल एरियाज में खास करके ज्यादा या इस तरफ के एरियाज में, बहरहाल और लोगों में भी होता हो तो मुझे नहीं पता। जो खवातीन आती थी काम वगैरह करने के लिए तो वो भी इस तरह के तस्करे जरूर करती थी, जो आती रही मासियाँ वगैरह होती हैं, जैसे उनसे पूछेंगे आप, उनके मसाइल पूछेंगे तो आपको खवातीन का बहुत सारा पता चलेगा। ठीक है, जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज वोटर्स, केस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के हवाले से आपसे पूछा जाता है सवाल कि भाई पाकिस्तान, खास करके आप पाकिस्तान के हवाले से जिक्र कीजिए जनाब के जेंडर इश्यूज जो खवातीन को पेश आए वो क्या क्या थे। तो उसमें आप देख लीजिए कि द नेशनल असेंबली हैज 60 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड वुमेन में 48.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तकरीबन 50% जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा है खवातीन का। और जो नेशनल असेंबली में जो है वो 60 सीटें इसके लिए मख्तस की गई हैं। अकॉर्डिंग टू 6 पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस, छठी जो मर्दमशुमारी की गई थी 2017 में, उसके मुताबिक जो है वो 60 सीटें औरतों के लिए मख्तस की गई हैं नेशनल असेंबली में। और जबकि औरतों का जो उस वक्त का वो बन रहा था परसेंटेज वो तकरीबन 50 के करीब यानी 48.8% बन रही थी। तो इन पाकिस्तान देयर इज no constitutional bar on the political participation of women as voters or as candidates। ठीक है, कोई भी से मैम वुमेन ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। देखो ज्यादा तो है, लेकिन अभी हम जो ये फैक्ट्स एंड फिगर जब हम देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ज्यादा है लेकिन उनको रजिस्टर नहीं किया गया। देखने में हमें ज्यादा नजर आती हैं या हमें मालूम है कि ज्यादा है, लेकिन जो पेपर वर्किंग है ना उस तक नहीं पहुंच सके। और वो अभी आप अगली स्लाइड्स में देखेंगी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसला क्या हुआ। तो वो देख लेते हैं हम। however women's representation in the national legislature has never moved beyond 10% until 2001। ठीक है, 2001 से पहले सिर्फ 10% से ज्यादा जो है उनको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा रहा था। when the gender quota was restored by military regime at the local, यानी आप ये समझ लीजिए कि जब मिलिट्री वाले का जमाना आया तो 10% इन्हें थोड़ा बहुत दे दिया गया प्रोविजनल एंड नेशनल लेवल। Through a legislative provision, 33% seats were reserved for women in local government and 17% in the नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज एंड सेनेट। फिर क्या हुआ कि जो 10% से बढ़ा के जब ये वाला जमाना आया मिलिट्री का तो फिर उन लोगों ने 17% कर दिया। लोकल जो गवर्नमेंट थी उनमें 33% इनका हो गया, सीट जो है वो रखी गई। ये मैम हम एग्जाम्स में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वुमेन को ज्यादा लिखेंगे और मेल को बेटा ये जो मसला है ना, जो मसला आपसे पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि औरतों के साथ मसाइल क्या रहे। तो आप यही लिखेंगी कि औरतें ज्यादा हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करवाई गई, यानी पेपर वर्किंग में उनको कम शो किया गया या कम शो किया जा रहा है, ये लिखेंगे आप। ठीक है, पेपर में जब लिखेंगे तो वही मैं चीज आपको अगली स्लाइड में पढ़ाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल गैप जेंडर गैप रिपोर्ट 2017, पाकिस्तान रैंक्स 95th आउट ऑफ 144 इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन इंडेक्स। ठीक है,
सियासी लिहाज से अगर एम्पावरमेंट का जो रैंकिंग की गई है उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का जो नंबर आता है वो 95 आता है। और मजेदार बात ये है कि अगला जब स्टेप आप देखेंगी कि ये जो गैप आया, जेंडर गैप जो पाकिस्तान में आया, जिसमें जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 144 ममालिक हैं, पता है ना आपको, उसमें से पाकिस्तान का 95 नंबर आ रहा है। तो अब अमेरिकन को जब आप देखेंगी, जो अपने आप को बड़ा ही तरक्की याफ्ता कहते हैं और बड़ा कहते हैं कि हमने औरत को जो मकाम दिया है, जो इज्जत दी, जो रिस्पेक्ट दी, वो शायद ये डेवलपिंग कंट्रीज नहीं दे पाई और उसमें हमारी कंट्रीज के नाम आते हैं। तो आप देखिए जरा कि the gap between registered men and women voters is too big to be acceptable, the difference being 11 million in 2013 and 12 million in 2018. Its primary cause seems to be requirement of holding the computerized national ID card in order to eligible. अच्छा, इसी ये रिपोर्ट आई थी 95, इसी में मैं आपको बताती चलूं कि 96 वाला जो था, जेंडर गैप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, जेंडर गैप का मतलब होता है बेटा कि यही कि जो मर्दों को जो आप रजिस्टर भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, उनकी तादाद भी शो हो रही है कि रियल उनकी क्या तादाद है। और खवातीन को जो है वो जेंडर रोल्स, जिस तरह कहा ना कि जेंडर रोल्स बना दिए गए माशरे के अंदर कि मर्द ये करेगा और औरत ये करेगी, उसकी वजह से जेंडर गैप आ गया। वैसे अगर औरत कोई बाहर निकलना चाहती है, मुलाजमत करना चाहती है, तो वो जो है एक जमाने में तो बहुत ही बुरा या गलत समझा जाता था कि औरत निकले या फिर मुलाजमत करे या ये करे। मसलन टीचिंग के लिए ही काफी मसाइल खवातीन को झेलने पड़ते थे उस जमाने में। अब तो टीचिंग एक काम सा हो गया और तकरीबन बच्चियां भी कर रही होती हैं, जो होती हैं माँ बाप भी उन्हें इंकरेज कर रहे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ जो है वो करती रहें। और ये शहरी इलाकों में ज्यादा है, देहात में है भी बच्चियां जो है वो खैर काम कर रही हैं उनके अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो खवातीन आती हैं काम करने वाली है तो वो भी बता रही होती है कि बच्चियां जो हैं वो भी जो है खेतों में या और जगहों के ऊपर वो अपने मर्दों के साथ वो काम कर रही होती हैं। तो ये चीज अब जो है वो इतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन ये जेंडर गैप जो है इसी हवाले से होता है कि जेंडर रोल्स डिफाइन कर दी जाते हैं, मर्द क्या करेगा औरत क्या करेगी, और फिर उनके बीच में एक तनाव पैदा हो जाता है। तो वो तनाव का जो नाम है वो गैप, जिसे आप कहते हैं कि तनाव कह लें, गैप कह लें उसको, कि ये जेंडर गैप जो है ये, और ये दुनिया में हर जगह होता है ठीक है। और इसी की जो रैंकिंग हमने बताई, ये जो 95 आप देख रहे हैं, इसी में जेंडर गैप में देखो, ये जो पाकिस्तान का फिगर है 95 दिया है 144 मुल्कों में से। और आपको ये बात पता होगी, हैरत हो जाएगी कि पता है अमेरिका का इसमें नंबर कौन सा है, 96, यानी पाकिस्तान के बाद वाला नंबर अमेरिका का है। यानी अमेरिका में भी ये जेंडर गैप इतना ज्यादा मौजूद है। तो ये आपको मैं रेफरेंस दे दूंगी कि ये मैंने स्लाइड जो बनाई है ये मैंने कहाँ से बनाई है, वहां देख लेना, वहां के ऊपर ये चीज मौजूद है। ये मैंने स्लाइड जो बनाई है ये मैंने वसीम खान की बुक से बनाई है, ठीक है। तो इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए वो वसीम खान की बुक से हैं। तो वसीम खान का पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ, ठीक है। वसीम खान की बुक के अंदर देखना कि जो ये जो 95 जो नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है ना, इसके बाद देखना, ये देखो ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंगली द यूएसए रैंक्स 96 आउट ऑफ 144 इन द लिस्ट, ठीक है। यूएसए का जो है वो हमारे बाद नंबर आता है जिसमें जेंडर गैप इतना ज्यादा मौजूद है। इतनी हैरत अंगेज बात, जो कहते हैं कि भाई हम हमारे यहाँ तो औरत को बहुत हुकूक हासिल है, उनका ये हालत है जेंडर गैप। तो द गैप बिटवीन रजिस्टर्ड मैन एंड वुमेन वोटर्स इज टू बिग टू बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। अभी किसी बच्ची ने जब, या बच्चे ने जो, जिसने भी ये मुझसे सवाल किया था अभी अभी कि ये जो खवातीन की तादाद ज्यादा है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया, ये आपके सवाल का जवाब है कि the gap between registered men and women voters is too big to be acceptable. The difference being 11 million in 2013 and 12 million in 2018. ठीक है? Its primary cause seems to be requirement of holding a computerized national ID card in order to be eligible to vote. हाँ, ये जो है 2017 की है। ये जिस बुक से मैंने लिया है तो उसमें बड़े ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी बुक जो है वो आपके कोर्स से ही मुतालिक हो। तो ये मैंने आपकी साइट जो है सीएसएस की साइट, वहीं से मैंने ज्यादा मुनासिब समझा कि मैं वहां से उठा के आपको गाइड करूं। तो वहां से ही मैंने ये बुक ली है, जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से, क्योंकि ये हम किसी और साइट से ले भी नहीं सकते थे क्योंकि इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है। तो ठीक है, जो दूसरे लोग हैं हमारे, मसलन पड़ोसी मुल्क है हमारा, तो वहां के ऊपर ये होता है कि वो अपने हिसाब से डेटा जो है वो देते हैं, या अपने मुल्क को बढ़ाने के लिए सारे वो दूसरे मुल्कों को जो है वो डेटा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं रेफर यही करूंगी कि पाकिस्तान के हवाले से जब बात आए तो फिर पाकिस्तान की साइट्स देखिए, वहीं से बुक्स उठाइए और वहीं से जो रेफरेंसेस हैं वो कोट कीजिए।
तो मैंने भी ये आपकी जो सीएसएस की बुक है वहीं से ये उठाए 2017 तक की, तो वो अभी इतना ज्यादा बहरहाल पुराना भी नहीं हुआ है, 2018 का भी इसमें तस्करा मौजूद है। तो ये 2-3 साल पहले तक की ही बात है, 3 साल में जो चेंजेस आई होंगी वही चेंजेस आई हैं अभी, और इतनी ज्यादा भी नहीं आई होंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट प्रोवाइडेड बाय द नेशनल According to estimate provided by National Commission on the Status of Women, it would take 18 years to bridge the gap between registered man and women. ठीक है, ये वाला सवाल जो बच्ची ने किया था कि कितने साल लग जाएंगे ये सब कुछ ठीक करने में, तो बता रहे हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड खवातीन और मर्दों का सही तनासुब करने के लिए उन्होंने कहा है कि तकरीबन 18 साल लग जाएंगे इस काम में। इवन इफ 6,000 न्यू आईडी कार्ड्स आर इशूड टू वुमेन एवरी डे, जब अगर 6,000 कार्ड जो है वो हर दिन यानी हर रोज जो है वो औरतों के बनाए जाएं, तब जाके 18 साल लगेंगे। तो इतना बड़ा गैप जो है ये मौजूद है, और ये बिल्कुल सही सवाल था कि औरतों की तादाद हमारी ज्यादा है, और ये करने में जो है रजिस्टर करने में जो है ये प्रॉब्लम्स हमें पेश आ रही हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ 10% टर्नआउट ऑफ वुमेन वोटर्स, ठीक है। अब जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 10% टर्नआउट ऑफ वुमेन वोटर्स। द 2018 election of PK23 Shangla was declared void because only 5%, अब जो उन्होंने रिक्वायर किया था वो 10% का था कि कम से कम जो वोटर्स हैं खवातीन जिन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया वो कम से कम 10% जरूर हो। मगर शांगला के केस में क्या हुआ कि उनको ये जो नतीजा था ये कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन हुए तो जो औरतें निकली वो निकली ही सिर्फ 5%, यानी जो इन्होंने वोट डाले वो सिर्फ 5% ही वोट डाल सकी, 5% से ज्यादा वो वोट ही नहीं डाल सकी, अपने इस्तेमाल ही नहीं कर सकी। तो फिर जो है उस नतीजे को सही माना ही नहीं गया। तो ठीक है, ये केस भी आया था एक सामने। जेंडर इश्यूज एंड वुमेन एज कैंडिडेट्स। अच्छा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने वोटर्स का पढ़ा कि जनाब हक रायदही इस्तेमाल करने की, पहले हमने पढ़ा कि उन्हें आज़ादी नहीं थी, उन्हें हक हासिल नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि उन्हें हुकूक हासिल होने शुरू हुए, मनवाई गई बातें, सब कुछ जो पाकिस्तान के हवाले से आपने पढ़ा कि क्या क्या मसाइल पेश आते हैं खवातीन को। दरअसल उनकी वोटर लिस्टें ही कंप्लीट नहीं है, उनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए, उनके पास पेपर्स नहीं है, ये तमाम मसाइल आपने देखे पीछे अभी कि ये सारे मसाइल पेश आए। अब आप देखते हैं कि एज अ कैंडिडेट, यानी अब जो है वो कुर्सी के लिए खड़ी हो रही है औरत। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है कि जो है यानी वो औरत खड़ी हो रही है और उसे वोट दिए जाए, यानी उसे इलेक्ट किया जाए किसी भी पोजीशन के लिए, तो फिर वो जो है वो कैंडिडेट कहलाएगी। तो जो है ये इन कैंडिडेट्स को क्या क्या मुसीबतें पेश आई, अब आप ये देखिए कि जेंडर के हवाले से कि जो है क्योंकि वो औरतें थी, वो मर्द नहीं थी, तो उन्होंने अपने मसाइल बताए। उन्होंने क्या मसाइल बताए ये भी देखिए। वुमेन एज कैंडिडेट फेस सेवरल बैरियर्स, ठीक है, उनको भी रुकावटें देखने को आई, रेंजिंग फ्रॉम लैक ऑफ पार्टी सपोर्ट टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जिस तरह से मर्दों को वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, अपनी पार्टी के मर्दों को जिस तरह उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, उस तरह औरतों को सपोर्ट नहीं मिली। ये औरतों ने बताया कि पार्टी की तरफ से उन्हें इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली। Women are denied party tickets on the plea that they lack social and financial capital and are expected to run their election campaigns from their own resources। उनको ये कहा गया कि हम लोग भी अपने अपने रिसोर्सेज खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी के पास जो पैसा जमा होता था वो मर्दों के ऊपर चला जाता था। औरतों ने जो अपनी कंपेन्स चलाई उनको कहा गया कि भाई आप खुद अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कीजिए अपनी कंपेन, अपनी पार्टी की, हमारी पार्टी की कंपेन चलाने के लिए अपने, तुम्हारे पास जो पैसा है तुम वो इस्तेमाल करो, और पार्टी से पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, ये कहा गया। पार्टी वालों ने उनसे ये बात कही। The attitude of the leadership and the culture within political parties generally mirror the male patriarchal attitudes that prevail in the private sphere of the home, ठीक है। इस तरह से हमें पार्टी के अंदर भी ये देखने में नजर आया, मसलन जो पार्टीज हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज हैं हमारे मुल्क की, तो उसके अंदर जो खवातीन होती हैं जो किसी ना किसी तरह, तो वो खुद जो है पैसे वाली या ऐसे लोगों से ताल्लुक रखती है जो वहां तक पहुंच पाती हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट, अगर कोई अकेली औरत खड़ी हो ऐसे कैंडिडेट के आए और वो खड़ा होना चाहे तो फिर उसको अपने जो जराए हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, पार्टी की तरफ से उसकी कोई हेल्प नहीं हो रही होती। यही कहने की कोशिश की है। In the political party structures, women wings are not very well connected to the decision making circles। अच्छा, अब पार्टी में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं
अगर वो भी वही कि अलग से कोई खातून आई है पार्टी में दाखिल हुई है तो फिर वो उसको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं मिलता, नहीं दिया जाता, उसको औरत समझ के जरा दूर ही रखा जाता है, अलग ही रखा जाता है डिसीजन मेकिंग से, पार्टी के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, सिवाय इसके कि वो उस पार्टी के किसी बड़े की बेटी हो, बहू हो, यानी डायरेक्ट कोई रिलेशन हो, बीवी हो या इस तरह का कुछ हो। लेकिन अलहदा से वो आई है तो पार्टी वालों से उसका मतलब ताल्लुक नहीं था, लेकिन पार्टी में आ गई अलग से, वो खुद उसने अपना ताल्लुक बनाया उस पार्टी में, तो फिर उसे जरा दूरी रखा जाता है डिसीजन से। सो द प्राइमरी बैरियर्स टू वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वेयर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैज बीन द patriarchy within the political party where the decisions are made by powerful men। ठीक है, पैट्रियार्शल का दो मरतबा सवाल हुआ लफ्ज पैट्रियार्शल का मतलब आप पढ़ चुके हैं शुरू में जेंडर स्टडीज जब पढ़े थे, यानी ऐसा माशरा जो मर्द का माशरा हो, जहाँ पे मर्द को जो है वो सारी इंपॉर्टेंस या सारी पावर जो है वो हासिल हो। जब इस किस्म का माशरा होगा तो फिर खवातीन को रुकावटें पेश आती है मुख्तलिफ मरहलों में। आपने देखा पहले अपने हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई वोट के लिए, फिर उसके बाद वोट का उन्हें हक मिला, फिर पता चला रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, और बहुत से कॉन्स्टेंट आपने देखा सामने आए। और उसके बाद फिर आपको पता चला कि अगर वो औरत उन तमाम चीजों से गुजरती हुई यहाँ तक पहुंच गई कि मसाइल से गुजरती हुई यहाँ तक वो पहुंच गई कि वो कैंडिडेट बने, किसी पार्टी की मेंबर बने, तो फिर उसे क्या है कि अब उसे अपने जराए खुद इस्तेमाल करने हैं। उनको जो है वो हेल्प नहीं मिलेगी, उसको उनको जो है वो हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है, पार्टी की तरफ से उनको हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये चीजें भी हमें देखने में आई इतने बड़े लेवल के ऊपर, पार्टी लेवल के ऊपर। तो somebody is going to say, oh, you are my daughter or my sister and we will go on your behalf and talk to the voters. Policy analyst Azima Chima says that reduces women's agency, it cuts her out a bit, hence they are not able to establish the kind of influence a man does। उसने बताया उसको क्या प्रॉब्लम पेश आया कि जब वो अपने मसाइल जाके डिस्कस करती थी पार्टी में, तो पार्टी के लोग कहते थे तुम हमारी बेटी हो, तुम हमारी जो है बहन हो, तो हम जाएंगे तुम्हारी तरफ से बात करेंगे, हम तुम्हारी तरफ से ये करेंगे। लेकिन उसकी उसे क्या कहना चाहिए कि तुम जाओ ये कहो हमारी सपोर्ट है तुम्हें, ये इस तरह की बातें नहीं कही गई। ठीक है, उन्हें ये कहा गया कि हम क्योंकि मर्द है तो पावर हमारे पास है, तो हम अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे, तुम हमारी बहन हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम जरा साइड पे रहो, यानी हम जो है हम खुद आगे बढ़ेंगे, हम तुम्हारी तरफ से बात करेंगे और हम तुमको। तो पार्टी के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा था। तो दैट रिड्यूसेस द वुमेन्स एजेंसी, इट कट्स हर आउट ऑफ इट, इससे उनको कट कर दिया गया ना, एक तरह से थोड़ा सा लिहाज से उनको निकाल दिया गया। Hence they are not able to establish the kind of influence a man does। और फिर जो है मर्दों का जो इन्फ्लुएंस है वो नजर आता है हमें पार्टीज के अंदर भी कि वो ज्यादा होता है। A total of 176 women candidates were in the run for general seats of National Assembly in the 2018 elections। 2018 के जो इलेक्शंस हुए उसमें 176 वुमेन कैंडिडेट्स थी जो हमें जनरल सीट पे लड़ती हुई नजर आई। ठीक है, स्टेप्स टेकन टू एड्रेस इश्यूज ऑफ वुमेन एज कैंडिडेट्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, क्या क्या इसके लिए जो है वो इकदाम किए गए, इकदाम कहना करना जिसे कहते हैं ना, वो क्या क्या इकदाम किए गए कि सेक्शन 206 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 state that a political party shall ensure at least 5% representation of women candidates। अब पार्टी में जो है तकरीबन ये एक लॉ पास हो गया और इसमें कहा गया कि कम से कम हर पार्टी के अंदर 5% खवातीन जो है वो जरूर शामिल हों, जरूर रहनुमाई करें पार्टी की, तो 5% जरूर होनी चाहिए। When it makes the selection of candidates on general seats for national and provincial assemblies। However, most of the women candidates have been filed to contest for the national and provincial assembly seats where there is less or no chance of winning। ठीक है, लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि खवातीन को उन जगहों से खड़ा किया जाता है कि यहाँ जहाँ के ऊपर या तो बहुत ज्यादा चांस हो जीतने का या फिर चांस हो ही ना कुछ, पता है कि यहाँ से तो हम कोई हमारी पार्टी नहीं जीतेगी, तो वहाँ किसी न किसी औरत को खड़ा कर दिया जाता है कि ये हार जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से कि हमारी पार्टी की मेंबर होने के लिहाज से तो ये शो हो रही है 5% के अंदर आ रही है मसलन, लेकिन जो है ये जीत नहीं पाएगी सीट, इसको मिलेगी नहीं, तो हम जो मर्द जो है उन्हीं में से जो इलाके हैं जीतते हैं हम, तो वहां से मर्द को खड़ा करेंगे। ये जो है ये पाकिस्तान के लिहाज से बात हो रही है अभी कि ये जो इलेक्शन एक्ट है ये हर किसी का इलेक्शन एक्ट अलग अलग होता है, तो ये वाला जो इलेक्शन एक्ट है ये पाकिस्तान का ही होगा। ठीक है, सेक्शन 206 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। बहरहाल ये अच्छा सवाल है, इसको और थोड़ा सा सर्च करने की जरूरत होगी, ये भी आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे, आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ का है, ये इंटरनेशनल है या फिर ये पाकिस्तानी लॉ है। ठीक है, however the most of women candidates have been
fielded to contest for the national and provincial assembly seats where there is less or no chance of winning. ठीक है, अब कभी ये भी होता है कि वो मैंने बताया जिस तरह के ऐसी जगहों से उनको खड़ा कर दिया जाता है, मसलन कि जहां हम हारने का ज्यादा चांस होता है, तो यानी कि जो जीतने वाली सीट्स हैं उनसे मर्दों को खड़ा किया जाएगा, जहां से पक्का चांस होता है कि ये सीट हम जीतेंगे, तो वहां के ऊपर जो है वो सीट मर्दों से लड़वाई जाती है, यानी कैंडिडेट जो अपना खड़ा करेंगे वो मर्द खड़ा करते हैं कि यहाँ से मर्द जीतेगा क्योंकि ये सीट जीतनी ही जीतनी है, तो लिहाजा औरत अगर हार भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की भी पार्टी पॉलिटिक्स अंदर अंदर चल रही होती है। So Pakistan's National Assembly already has 60 seats reserved for women in addition to 272 general seats for which direct elections are held. ठीक है, टोटल जो सीट्स है वो 272 है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सीट्स 272 होती है, जिसमें से 60 सीटें जो है रिजर्व की गई हैं खवातीन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेंडर इश्यूज इन वुमेन एज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब हम जनरल इश्यूज देखते हैं। जेंडर इश्यूज जो हैं औरत के हवाले से क्या चीज हमें सामने आई, रिप्रेजेंट जब औरतें करती हैं, औरतों की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें क्या चीज हमें सामने आई, दो मोर वुमेन आर नाउ contesting on general seats, women's representation in national and provincial assemblies and in the Senate is essentially achieved through a gender quota that is filled indirectly by nomination. ठीक है, जेंडर कोटा के लिहाज से कोटा मिलता है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट जब आएगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सेशन आपका इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन में एक सवाल है पूरा जेंडर कोटा के लिहाज से, तो उस लिहाज से हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये बता दें कि जेंडर कोटा होता है जिसको फिल किया जाता है, तो उस लिहाज से जो असेंबलीज के अंदर जो है सेनेट के अंदर इज एसेंशियली अचीव थ्रू अ जेंडर कोटा दैट इज फिल्ड इनडायरेक्टली बाय नॉमिनेशन। ठीक है, ये जो फिल किया जाता है, नॉमिनेशन नॉमिनेट करता है कि ये मेरा बंदा जो है ये सेनेट में जाके बैठेगा, मतलब नॉमिनेशन होती है इस तरह से। और जो है these indirectly elected women lack a power base because they are not accountable to a constituency which reinforce their dependency on party leadership. ठीक है, पार्टी लीडरशिप तक वो पहुंच ही नहीं पाती हैं, सिवाय इसके कि उनका खास कोई मकाम हो, किसी की बेटी है, किसी की बहू है या किसी की रिलेटिव है, तो इसके अलावा वहां तक पहुंचना जो इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और इसके लिए जो है वो वे जो है उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। एंड दो वुमेन इलेक्टेड इनडायरेक्टली और रिजर्व सीट्स हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन पुशिंग थ्रू। अच्छा, अब जो खवातीन जो है वो अलहदा से जिन सीट्स के ऊपर बैठती हैं वो लड़ रही होती हैं थोड़ा बहुत ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए खवातीन को जो हुकूक हासिल होने चाहिए असेंबलीज में, उनके लिए वो बात करती हैं, वो पार्टी की तरफ से नहीं होती। पार्टी जो है वो खुद नॉमिनेट करती है, तो पार्टी की जो पॉलिसी चल रही होगी औरतों को वही बोलना पड़ता है। लेकिन जो अलहदा से खवातीन जो है जो बगैर पार्टी के जो लड़ती हैं, जो सीट्स विन करती हैं, वहां तक पहुंचती है, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर खवातीन के कुछ मसाइल उठा पाती हैं। तो ये बात हुई। अच्छा, the contradictory reality of a country with a higher number of women in parliament and a rise in gender-based violence is undoubtedly linked with the rising trends in poverty, militancy, crime, and violence in the country, and a weak criminal justice system that allows perpetrators of violence to escape punishment. Therefore, any initiative that enables women parliamentarians are to play a greater role in supporting measures that promote, protect women's human rights demands a comprehensive and nuanced understanding of larger context that shapes women's participation and representation in legislation and policy making. ठीक है, हमारे यहाँ का सिस्टम, पूरा सिस्टम इसके अंदर बयान कर दिया गया है, बता दिया गया आपको कि हमारा पूरा सिस्टम किस तरह का बना हुआ है, जिसमें खवातीन के लिए कितना मुश्किल है बात करना या अपने लिए आवाज उठाना या उनके हुकूक के लिए या ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो उनको हुकूक हासिल है बात करना। इसमें सारी जो उन्होंने चीजें हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड कर दी। गुर्बत है, मिलिटेंसी है, क्राइम जराइम के बढ़ते हुए रुझानात है, वायलेंस है, ये सब कुछ, ये तमाम चीजें जो है ये माशरे में, और जस्टिस सिस्टम इस तरह का है कि वो इंसाफ मिलते मिलते या प्रोसेस से गुजरते गुजरते मिल ही नहीं पाता, या जिस मरहलों से गुजरती हैं खुद ही जो केसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, कर नहीं पाती, आगे नहीं बढ़ पाती, रुकावटें बहुत हैं। मतलब सारी चीजें ऐसी जाती हैं कि वो चीज जरा धरी की धरी इस टाइप की रह जाती है जिस तरह। तो ये मसाइल हैं जो खवातीन को पेश आते हैं। ठीक है, women remain politically very visible during Pakistan movement and participated actively in subsequent political and constitutional processes. अच्छा, जिस वक्त पाकिस्तान की मुहिम चल रही थी, आजादी की मुहिम यानी जद्दोजहद आजादी जिस वक्त हमारी चल रही थी, तो उस वक्त खवातीन का हमें बहुत ज्यादा एक्टिव
रोल और पार्टिसिपेशन नजर आई जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट थी। तो वो जो अगर रिप्रेजेंट किया खवातीन को उस दौर के लिहाज से, खवातीन को जो भर के सामने आई, तो उसमें देखिए अब नाम किस किस के शामिल थे। फातिमा जिन्ना का नाम था, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का नाम था, बेगम राना लियाकत अली का नाम था, बेगम शाहनवाज, लेडी अब्दुल्ला हारून, लेडी हफीजुल्लाह बेगम, हफीजुद्दीन, ये सब नाम जो थे ये उभर के सामने आए। और इसके अलावा ना जाने कितनी खवातीन ऐसी थी जिनके नाम नहीं आए, लेकिन उनके काम और उनकी पिक्चर्स लोगों ने देखी कि किस तरह वो झंडे चढ़ जो है वो उनके गिरा गिरा के, दूसरी जो थी उनके गिरा गिरा के अपने झंडे लहरा रही थी। कॉलेज की जो स्टूडेंट्स थी वो थी खवातीन, और मतलब बहुत ही एक्टिव, यानी उस जमाने में जो खवातीन हमें नजर आई वो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही पार्टिसिपेटिव खवातीन नजर आई। जो हम रुख देखते हैं माशरे का, तो उस वक्त खवातीन का किरदार इन द करेंट पॉलिटिक्स, अगर आजकल के लिहाज से देखी जाए तो बेनजीर कभी गुजरे ज्यादा जमाना नहीं हुआ, तो उसके लिहाज से बेनजीर भुट्टो जो मरहुमा हो गई, फहमीदा मिर्जा, शरी रहमान, हिना रब्बानी खर, मारवी मेमन, मरियम नवाज एंड मैनी मोर होल्ड द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज इन डिफरेंट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इनका बहुत सी गवर्नमेंट में बहुत ही अहम किरदार रहे इन खवातीन के, तो ये भी नजरों के सामने आया, हमने देखा। इसके अलावा हाउएवर मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू, अब ये चीज देखो, ये वाला पॉइंट है कि ये खवातीन के किरदार तो सामने आई, लेकिन आप ये देखिए कि ये वो खवातीन थी, हाउएवर मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ देयर मैन हु आर ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जिनके पीछे उनके मर्द मौजूद थे और वो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा थे पहले से। तो जाहिर खवातीन जो आगे बढ़ी पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी वही खवातीन ज्यादा नुमाया नजर आई जिनके मर्द जो है वो पहले से मौजूद थे, या उनको अपने बाप की वजह से, या उनको अपने शौहर की वजह से, या उनको अपने भाई की वजह से जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, हिस्सा मिल रहा था। तो उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमें नजर आया और वो इन जगहों के ऊपर, इन पोजीशन के ऊपर हमें ज्यादा आगे आगे नजर आए। बनिस्बत उन खवातीन के जो अकेले लड़के वहां तक पहुंची थी या पार्टी का हिस्सा तो थी, लेकिन उनका कोई यानी शौहर या भाई या बाप जो है वो जो है वो पार्टी का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो ये चीज अभी पहले बता रही थी पीछे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2017 women make up half the Pakistan's population of 207 million citizens। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 207 मिलियन सिटीजन जो है वो रिकॉर्ड किया गया, एंड ऑफ द ओवरऑल 97 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स, 97 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर रिकॉर्ड किए गए, 42 मिलियन आर वुमेन। अब ये खुद सोचो कि 2007 मिलियन में से सिर्फ 42 मिलियन खवातीन रिकॉर्ड हुई हैं, तो क्या ये सही रिकॉर्डिंग हुई होगी? नहीं हुई होगी, जाहिर बात है। ये जो बच्ची ने अभी, या बच्चे ने जिसने सवाल किया था, तो यही सवाल तो था कि उनको रिकॉर्ड ही सही नहीं किया जाता कि उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, तो उसमें मसाइल हैं, जो मसाइल हमने अभी पीछे डिस्कस किए कि किन किन मसाइल गुजरने की वजह से जो है औरतों को सीरियस लिया ही नहीं जाता, उनको रजिस्टर कराया नहीं जाता, फिर जाहिर बात है कि वो रजिस्टर्ड एज ए वोटर के होने ही नहीं पाते। Ironically, Pakistan implements somewhat unjust and distorted model of proportional representation for the election of women। ठीक है, चाहे वोटर के हवाले से हो, चाहे कैंडिडेट्स के हवाले से हो, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें खवातीन की नजर आती है। द number of reserved seats for women to a party are allocated in proportion to general seats won, which the moment stands 17%। ठीक है, 17% तक अभी उनको ये हक हासिल हो गया है, सीट उन्हें मिल चुकी हैं कि वो वहां के ऊपर लड़ सकती हैं और अपने आप को मनवा सकती हैं। दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड वुमेन इलेक्टेड टू द रिजर्व सीट्स with any say to influence the decision making or policy forming process, and they are not allocated development funds। ठीक है, तो अव्वल तो वो औरतें जो है जैसे बताया कि वो खवातीन के हुकूक के लिए बात ही नहीं कर पाती, और अगर वो कुछ करें तो फिर उनको फंड्स नहीं मुहैया हो पाते। ठीक है, बहुत सारे ये भी मसाइल जो हैं ये खवातीन होने के लिहाज से उन्हें झेलने पड़ते हैं असेंबलीज के अंदर भी। तो टू एनेबल वेमेन टू प्ले अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग बार बार आ रहा है, यानी कि जो फैसले किए जाते हैं उसमें खवातीन को हक हासिल नहीं होता, चाहे वो पार्टी के फैसले हो रहे हो, चाहे वो नेशनल असेंबली में कोई फैसले किए जा रहे हो, तो उनमें ये हकूक जो है ये मर्दों को ही ज्यादा हासिल होते हैं, खवातीन को इतने ज्यादा हासिल नहीं है। और पॉलिसी फॉर्मिंग प्रोसेस इन द कंट्री, दे शुड बी गिवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रजिस्टर्ड वोट्स, or women's votes polled in the elections after some reforms in the system of election to reserve seats are introduced। ठीक है, इस बात की जरूरत है कि इन चीजों पे गौर किया जाए और उनके लिए ये तमाम चीजें फराहम की जाए ताकि इस निजाम में बेहतरी आए, इस सिस्टम हमारा बेहतर हो जाए।
The reasons behind the limited political empowerment of women have to do social cultural practices and the economic dependency of women on the male counterpart of their household. अच्छा, रीजंस इसके पीछे क्या थे कि लिमिटेड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनकी पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है वो लिमिटेड है, यानी कुछ खास ही खवातीन को कुछ खास किस्म की जो एम्पावरमेंट है वो हासिल है. women have to do with social cultural practices. सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? माशरे में जो आम निज़ाम, जो चीजें प्रैक्टिस की जा रही हैं, जो गर्दिश कर रही हैं, जो राइज है जो चीज, एंड द इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन मेल काउंटर पार्ट. ठीक है, और डिपेंड कर रही होती हैं वो अपने जो मेल काउंटर पार्ट उनके होते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, और हाउस होल्ड भी चलाने के लिए जो है जिस तरह से वो उनके ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं, तो जाहिर है खवातीन पीछे हो जाती हैं. अच्छा, currently political indicators of women political empowerment are due entirely to top down approaches like the quota which are affected through the legislative measures. अब क्या है, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं? वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आर ड्यू एंटायरली टू टॉप डाउन अप्रोचेस. टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से जो नीचे की तरफ आती है. जो ये वाली जो है ये अप्रोच शो कर रहे होते हैं, मतलब ऊपर से हायरार्की जो चल रही होती है, आर द कोटा विच आर अफेक्टेड थ्रू द लेजिस्लेटिव मेजर्स. वो कोटा है जो है अफेक्ट हो रहा है कानूनी, क्योंकि मेजर्स नहीं लिए गए, तो प्रॉपर मेजर्स जो नहीं लिए गए, या अपनी बात नहीं मनवा सके, या कुछ इस तरह के बिल पास नहीं करवा सके जिससे जो है वो थोड़ी और रिफॉर्म सामने आती है और हम बेहतरी की कंडीशन देखते हैं. ठीक है, स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब इनकी भलाई के लिए क्या क्या काम किए गए, जो इकदाम सामने आए वो क्या क्या थे? फॉर द फर्स्ट टाइम and under military rule in 2000, the quota for women's political participation was raised to 33% at the local government level. This quota was effective at 3 levels of the local government, namely the union council, the तहसील and the district level. ठीक है, लोकल के अंदर उनको 33% दे दिया गया. ये बेहतरी की कंडीशन सामने आई, और इस लोकल में क्या क्या शामिल हो गया? यूनियन काउंसिल शामिल हो गई, तहसील शामिल हो गई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इनको बढ़ाया गया आगे. बिफोर द 2002 इलेक्शन, ये 2000 में किया गया था, सही है. 2002 में क्या हुआ? 2002 में ये हुआ कि द नंबर ऑफ वुमेन वाज इंक्रीज टू 17% इन बोथ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. पहले 10% या थी ना, अब 17% कर दी गई. बार बार हम ये बता रहे हैं आपको 17%, तो 17% कर दी गई, with 61 out of 342 members in the national assembly being women. ठीक है, औरतों को जो है ये 17% की जो है ये शरह दे दी गई कि इतनी बढ़ा के. ठीक है, और बाकी जो है वो आजाद उम्मीदवार के लिहाज से, तो आजाद उम्मीदवार के लिहाज से मैंने आपको बताया, आजाद उम्मीदवार का मतलब होता है जो किसी पार्टी से ना हो. ठीक है, तो वो उस किस्म की जब खवातीन आजाद उम्मीदवार के लिहाज से जब लड़ती हैं, सीट अपनी विन करती हैं, तो इलेक्शन में खड़ी होती हैं और वो जो है अपनी सीट विन करती हैं, तो फिर वो जो है वो कुछ खवातीन के मसाइल जो है वो उठा सकती हैं असेंबली में, और बाकियों को तो जो पार्टी के उनका मंशूर चल रहा होता है उसी पे बोलना पड़ता है. उससे अलग जो है पार्टी मंशूर से वो बात नहीं कर सकती खवातीन, वो पाबंद होती हैं उन तमाम चीज़ों की जो पहले से तय कर लिए जाते हैं. तो इस हवाले से आज की आपकी स्लाइड्स पूरी हुई कि वोटर के लिहाज से खवातीन के क्या मसाइल हैं, अगर वो कैंडिडेट बन जाती हैं तो फिर उनको पार्टी के अंदर की तरफ से क्या प्रॉब्लम फेस आती हैं, अगर वो पार्टी को शो करके रिप्रेजेंट करके जब सामने असेंबलीज में आ रही होती है तो फिर वो क्यों बात नहीं कर पाती, और ये मसाइल जो है क्यों अटके पड़े रह जाते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको देखने को मिली, और इस सिलसिले में जो है वो उसी वक्त बेहतरी आएगी जब हम उस तरीके पे अमल करें खवातीन के लिए. जो तरीका जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि खवातीन के पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है कि लाजमी तौर पर उन्हें जॉब ही करनी है, आगे ही निकलना है, या अगर उनको जो है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का उन्हें हक मिल गया तो इसका मतलब है कि बस अब सब कुछ पीछे धकेल दें और बस जो है वो अपनी जो है गलत किस्म के लोगों को सामने ले आए या इस तरह का काम करें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इस्लाम ने जो है वो बहरहाल जो है मर्द को कुछ मकाम दिया है, और औरत की हिफाजत का जिम्मेदार जो है वो मर्द है. तो ये चीजें अगर हम देख के चलेंगे, और मेरे ख्याल से हर मजहब में कुछ इसी तरह का सिस्टम दिया हुआ है, वरना जो है वो जो है जो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, जिस तरह से दूसरे माशरे हैं जो अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनमें भी जिस तरह अमेरिका को आपने देखा कि जेंडर गैप जो है वो वहां के ऊपर 95% पाकिस्तान का अगर काउंट हो रहा है तो 96% अमेरिका का काउंट हो रहा है. तो ये इतने बड़ी बड़े ये जो हमारे पास जो है जब हम इकट्ठा करते हैं डेटा, तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं कि ब्लंडर्स जिससे आप कह लें बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं
जो हमारे सामने आते हैं कि इतने बड़े ममालिक और जो है वहाँ के ऊपर खवातीन को इस तरह से जो है वो रखा जा रहा होता है। हर क्वेश्चन के एंड में रिकमेंडेशंस देनी होंगी क्या? रिकमेंडेशंस हम हाँ रिकमेंडेशंस नहीं कह सकते, हम उन्हें सजेशंस कह सकते हैं। मतलब कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो उसमें बेहतरी आ सकती है। तो रिकमेंड तो जो अथॉरिटीज होती है वो रिकमेंड करती हैं, ठीक है। तो जब बच्चे लिख रहे होते हैं अपनी तरफ से कोई बात कहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो फिर जो है वो या फिर कोई रेफरेंस इस्तेमाल कर ले। अगर आप रिकमेंडेशंस के हवाले से कह रहे हैं तो फिर या कह रही हैं उन ऐसा जैसे कह रही हैं तो फिर जो है वो ऐसा करें कि वो वहां से कुछ उठा लें। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं या अगर किसी असेंबली में कोई रिकमेंडेशंस दी हुई हैं तो वो उठा के वो लिख सकती है कि जिस तरह के उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी, रिकमेंड किया था या फलाना अगर रिकमेंड कर रहा था तो वो करना चाहिए, उसमें अमल होगा तो वो बहुत अच्छा फैसला होगा। यानी अपनी राय नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप लोग जब ऐसे का पेपर कर रहे होते हैं ना, ये जेंडर स्टडीज जो है इसका एक सवाल ऐसे में भी आता है। तो अगर ऐसे में तुम लोग जेंडर स्टडीज जो है वो करते हो, यानी ये सवाल जो है उठाते हो और उसमें बात करते हो, तो हमेशा याद रखना कि हम अपनी राय, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारे पास, चाहे करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हो, चाहे पब्लिक जो है अफेयर्स पे कर रहे हो, पाकिस्तान अफेयर्स पे कर रहे हो, या फिर ये जेंडर स्टडीज उठा लिया है या कोई और, तो अगर तुम्हारे जहन में कोई बात आती है तो उसके लिहाज से कोई ना कोई बात किसी ना किसी बड़े आदमी ने जरूर कही होगी। वो वाला तलाश करके ना, तुम्हारा जी चाह रहा है मैं ये बात कहूँ, जैसे मेरे जहन में ये आइडिया अगर ऐसा कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, हमारा ये वाला मसला सॉल्व हो सकता है। तो जल्दी से नेट पे जाओ और अपना जो मद्दो है वो लिखो, यानी मैं ये चाह रहा हूँ या मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है। ये लिख के सर्च करो तो तुम्हें कोई ना कोई बड़ा आदमी, कोई ना कोई बड़ी कोटेशन, कोई ना कोई बड़ा, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला या कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हारे मतलब की बात हो। और वो वाला जो है वो कोर्ट तुम नीचे लगा दो कि मसलन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, या मसलन फलाने कायदे आजम के ये कोर्ट थे, कायदे आजम ये चाहते थे कि ऐसा हो मसलन। तो इस तरह की वो तुम्हारी बात जो है वो बात पहुंच जाएगी, लेकिन वो कायदे आजम के रेफरेंस से पहुंचेगी या किसी बड़े आदमी के नाम से या किसी बड़े जो है वो उसके नाम से पहुंचेगी। तो वो चीज तुम आखिर में लगा सकती हो, ठीक है। कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो यकीनन, अगर कायदे आजम चाहते थे अगर इन चीजों पर अमल कर लिया जाए तो बेहतर होगा, या अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। इस तरह खवातीन ज्यादा ज्यादा सामने आएंगी, या जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है वो खवातीन के लिए ये कहा अगर इन चीजों पर अमल कर लिया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मसलन इस तरह की कोई चीज आ रही है तो जहन में आ रही है कि ये इस मसले का हल है, तो फिर आप इस तरह से वो जो नीचे आप कंक्लूजन दे दें आखिर में, या आप रिकमेंड कर दें, या आप जो है सजेशन देते हैं, तो वो उस जगह के ऊपर ये चीज लिखी जा सकती है, फिल किया जा सकता है, ठीक है। और कोई सवाल पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो ताकि हम अपनी जो क्लास है वो खत्म करें। ओके, ठीक। तो यहाँ पे हम, और किसी ने कोई सवाल पूछना है? मैम स्लाइड्स मिल जाएंगी भाई, विद इन अ वीक मिल जाएंगी, क्यों परेशान होते हो ऐसे? अभी टाइम है और ये कहीं भागे नहीं जा रहे। स्लाइड जो है ना तो ये जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी वीक में मिल जाएंगी इंशाल्लाह, जल्दी मिलेगी आपको इंशाल्लाह। पहले ये बताओ कि वीडियोस कौन कौन देखता है। CSS कॉर्नर पे वीडियो लगी होती है तो वो वीडियो देखो, नीचे कमेंट लगाओ ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चा देख रहा है वीडियोस, ठीक है। नीचे उसके कमेंट्स होंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, ये मेरी वीडियो देखी है, ठीक है। ओके मैश। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास करते हैं खत्म इंशाल्लाह। नेक्स्ट उसमें कोटा के साथ हम हाजिर होंगे। कोटा जो है वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर का हिस्सा है कोटा। तो कोटे के ऊपर बात करेंगे कि पॉलिटिकल जो कोटा है उसके ऊपर सवाल आपका आया हुआ CSS में, तो वो वाला एरिया कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, ठीक है।